Hey everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Today we are going to start chapter number 2, that is central problem of an economy. In the previous chapter, we have studied about some basic terminology related to economy and economics. Now, in this chapter, we are going to we are going to study about central problems of an economy. Let's move to the chapter. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या समझना है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केर्स। यहाँ पे दो वर्ड हाईलाइट करे हुए हैं दो लाइन में, ठीक है। जिनका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, इनकी जो वांट्स है, इनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। लेकिन इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, स्केर्स है। स्केर्स का मतलब क्या होता है, जो दुर्लभ होते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है हमारी नेशन में, हमारे वर्ल्ड में या हमारी इकोनॉमी में, अर्थ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड बट द मींस ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केर्स। It is impossible for an economy to produce everything for each individual because no economy possesses unlimited resources. आगे इसने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी का मतलब इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक इंडिविजुअल के लिए वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर दे जो कि क्या है वो ह्यूमन बीइंग चाहता है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। It becomes necessary for every economy, therefore, to make a choice regarding the efficient use of the available resources of the economy, like land, labor, capital. इसने क्या बोला आगे, इसने बोला ये जरूरत हो जाती है हर इकोनॉमी की कि वो क्या करे, चूज करे कि उसे कौन से गुड्स को बनाना चाहिए और कौन से गुड्स को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, बेसिकली स्केर्स हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकता है लैंड, ये हो सकता है लेबर, ये हो सकता है कैपिटल, ये हो सकता है एंटरप्रेन्योर, ये हो सकता है मनी। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, इसने क्या बोला, इकोनॉमी को मतलब नेशन को या हमारी गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि कितने रिसोर्सेज हम यूज करें अपनी इंडस्ट्री के लिए और कितने रिसोर्सेज हम यूज करें अपने एग्रीकल्चर के लिए। इससे समझते हैं कि क्या, जैसे मान लो हमने समझा कि एक लैंड हमारे पास है, लेकिन लैंड ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में हम कितना भी से यूज कर सकते नहीं। ये कैसी है, स्केर्स है हमारे पास। तो हमें डिसाइड करना होता है कि इस लैंड में से हम कितना लैंड अपनी इंडस्ट्री में यूज करें और कितना लैंड क्या है हम अपनी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें क्या है, ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके बेसिकली। फॉर एग्जांपल, द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला गया। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अभी हमने अपने लैंड का एग्जांपल लिया था कि बेसिकली सपोज करो हमारे पास टोटल 10 लैंड है, कितना है, 10 है। अब इस 10 को या तो आप सारे एग्रीकल्चर में लगा सकते हो या फिर सारा का सारा आप इंडस्ट्री में लगा सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से 4 को आप इंडस्ट्री में लगा दो, 6 को आप एग्रीकल्चर में लगा दो। तो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ रहे हैं, बार बार कॉम्बिनेशन बनाने पड़ रहे हैं, मतलब बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Thus, by economic problem, we mean problem of choice or the problem of economical use of scarce resources or the problem of economizing the resources. ठीक है, यहां तक अभी हमें क्या समझ में आया है, इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जो ह्यूमन बींग्स है, ऑब्वियस सी बात है, हम कोई सी भी स्टडी करें, चाहे मैथ की करें, साइंस की करें, इंग्लिश की करें, इकोनॉमिक्स की करें, हम करते किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के मूड के हिसाब से, ह्यूमन बींग के नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी को करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे, उनकी जो वांट्स है वो कैसे अनलिमिटेड है। मतलब अगर मैं बात करूं, अभी बैठे बैठे मैं सोचती हूँ कि यार मेरे पास मोटर बाइक भी होनी चाहिए, मेरे पास कार भी होनी चाहिए, मेरे पास बंगलो भी होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो मेरी वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड। लेकिन इन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज कहते हो कैसे हैं, वो तो स्केर्स है, ठीक है। इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब जनरेट होती है, जब वांट्स अनलिमिटेड हो चुकी है और रिसोर्सेज कैसे हो चुके हैं, स्केर्स हो चुके हैं।
अब हमें क्या करना है, हमारी जो वांट्स है उनको फुलफिल तो करना है, लेकिन उन फुलफिल को सॉरी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करें कैसे, करना स्केर्स रिसोर्सेज के साथ है। जब हमें कम रिसोर्सेज में ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरी जो वांट्स है वो 50 रुपए के बराबर है। तो मेरे को अपने उस 10 रुपए को इस तरीके से खर्च करना है कि मेरी जो मैक्सिमम वांट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, हमारी जनरेट हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। अल्टीमेटली हम पूरे अगर पैराग्राफ की बात करें तो ये तीन शब्द क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। पहला अनलिमिटेड, दूसरा स्केर्स, और उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है, जैसे कि इसमें इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। मतलब उसको क्या चाहिए, टीवी भी चाहिए, उसको फोन भी चाहिए, उसको कार भी चाहिए, उसको ट्रैवलिंग भी चाहिए, उसको ज्वेलरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे। ठीक है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत ज्यादा क्या है, स्केर्स रखे हुए। मतलब हमारे पास थोड़े इसके रिसोर्सेस हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि मेरे को क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, किसके लिए चाहिए, कितना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। आगे हमें क्या समझना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसने क्या बोला, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये आ कहां से रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण। एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहां से आ रही है, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। ह्यूमन की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। इन दो चीजों के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण क्या आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है, जिसके ऊपर ही हमारी क्या है, पूरी इकोनॉमिक्स ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं, confronted with the scarcity of resources in relation to our wants and given the fact that resources have alternative use। अब यहाँ पे एक नया वर्ड और आया, क्या, अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर इस पूरे पैराग्राफ को समझेंगे कि क्या है करके। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि अगर मान लो आपकी जेब में 10 रुपए रखे हैं, तो अब इस 10 रुपए को कितने तरीके से खर्च कर सकते हो, मल्टीपल वेज में इनको खर्च कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज कि आप इसका एक आइसक्रीम परचेज कर सकते हो, लेट सपोज आप इसका एक चॉकलेट परचेज कर सकते हो, लेट सपोज कि आप इसके लिए से अपना क्या कर सकते हो, पेंसिल अपने लिए परचेज कर सकते हो, या मान लो इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, इसको डोनेट भी कर सकते हो। तो उसके यूसेस कैसे, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, मतलब एक इसी 10 रुपए से आप क्या कर सकते हैं, अपने बहुत सारे क्या कर सकते हैं, यूसेस को फुलफिल कर सकते हो। तो कॉन्फ्रंटेड विद द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू वांट्स। ठीक है, एंड गिवन द फैक्ट, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज, जो आपके पास स्केर्स है, मतलब दुर्लभ मात्रा में मौजूद है, इनके ऑल्टरनेटिव यूसेज भी हैं। We have to make choices regarding the allocation of resources to alternative uses with a view to maximizing economic gain at the individual level and maximizing social welfare at the level of economic as a whole. Thus, economic problem is essentially the problem of choice. अब इस पूरी पिक्चर को हम समझते हैं कि पूरी पिक्चर है क्या हमारे पास। ठीक है, देखो, वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। किसकी, ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, अच्छा, अनलिमिटेड वांट्स है क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस कैसे हैं, स्केर्स है। रिसोर्सेस कैसे हैं, स्केर्स हैं। रिसोर्सेज की दो फीचर हो गए, पहले क्या है, स्केर्स है, एंड दूसरे क्या है, इनके ऑल्टरनेटिव यूसेज है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूसेज है। ठीक है, मतलब एक तो ये क्या है, पहले से ही दुर्लभ मात्रा में है, और जितने मौजूद है उनके भी कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव यूसेज है। ऑल्टरनेटिव यूज होने के कारण अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। जैसे आपके पास जो 10 रुपए थे, ये ऑल्टरनेटिव यूसेज है। अब या तो आप इससे आइसक्रीम परचेज कर सकते हो, या चॉकलेट परचेज कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल परचेज कर सकते हो, या फिर डोनेट कर सकते हो। लेट सपोज कि आपने चूज करा कि आपको पेंसिल चाहिए, तो बाकी के ऑप्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आने के कारण यहाँ पे क्या आई है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पे आपके पास आई। एंड जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, इसी को क्या बोला गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला गया। क्योंकि अगर आपके पास इतने पैसे होते, आप सब कुछ खरीद लेते, तो कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही नहीं, कभी पैसों से संबंधित प्रॉब्लम आती ही नहीं। ठीक है, समझ लेते हैं, एक बार समअप कर लेते हैं। ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव यूसेज भी है। जब इनके रिसोर्सेज के जो बेसिकली ऑल्टरनेटिव यूज होने के कारण आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, जनरेट होती है।
और जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है तो क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही क्यों है। देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हमारी की ह्यूमन की जो वांट्स कैसी हैं, वो अनलिमिटेड है, फिर हमने समझा था इसके रिसोर्सेज है, फिर हमने समझा था ऑल्टरनेटिव यूज है। तो यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है, इसके कारण भी है। वन बाय वन इनके पूरी डिटेलिंग को समझते हैं। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो बेसिकली कितने कारण है, 3 कारण है मेनली, जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जनरेट होती है। सबसे पहली चीज अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की वांट्स ऐसी नहीं है कि वो लिमिटेड है, ठीक है। इसका मतलब वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुल्ली। कोई भी इंसान, धरती पर मौजूद कोई भी इंसान अपने वांट्स को खुद से सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। वांट्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड एट द गिवन टाइम। एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नो वन कैन फुलफिल हिज और हर ऑल द वांट्स, ठीक है। wants of all member of the society cannot be fully satisfied at a given time. As a matter of fact, जिसके कारण wants of the man have been increasing day by day. अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लो कि सपोज करो आज की डेट में मेरे को एक बाइक भी चाहिए और आज की डेट में मेरे को क्या है, कार भी चाहिए। अब मेरे पास इतने रिसोर्सेस हैं तो मैं उससे बाइक तो परचेज कर सकती हूँ, बट मैं कार परचेज नहीं कर सकती। तो मेरी ये जो कार वाली वांट्स है ये कैसी हो गई, अभी भी अनसेटिस्फाइड हो गई। अनसेटिस्फाइड का मतलब ये क्या है, अभी आगे के लिए क्या होगी, मेरी शिफ्ट हो चुकी है। आने वाले टाइम पे जब मेरे पास रिसोर्सेज जनरेट होंगे तो मैं क्या करूंगी, इस कार को परचेज करूंगी। तो इसने बोला जो मैन है उनकी जो वांट्स है वो डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है ना। A few years back, there was hardly any demand for laptops, but today almost every household is keen to get one. इसने फॉर एग्जाम्पल क्या बताया, इसने समझाया कि देखो आज से अगर तुम अपने 20-30 साल पहले देखो तो किसी को भी लैपटॉप की नीड नहीं थी, ठीक है। यूजुअली हमारे जो कॉर्पोरेशन थे वो क्या करते थे, लैपटॉप का यूज करते थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे कि हर घर में क्या है, लैपटॉप की नीड या रिक्वायरमेंट क्या है, जनरेट हो चुकी है। ये किसके कारण जनरेट हो रही है, ये जनरेट हो रही है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के कारण, ठीक है। With the passage of time, there is every likelihood of an enormous increase in demand for computer, mobile phone, costly cars. कहता है we can therefore safely say that in every society at any given time there are innumerable unsatisfied want। कहता है इसका मतलब, कहता है अब अगर हम देखें अपनी लाइफ में देखें तो कहता है कि आज की डेट में, आज से 20 साल 30 साल पहले जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं थी, आज उन सब चीजों की मेरे को क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत होने लगी है। तो ये सारी की सारी क्या है मेरी, ये सारी की सारी अनसेटिस्फाइड वांट है, वांट्स है, जो कि क्या है आने वाले समय में धीरे 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 क्या है, बढ़ती चली जाएंगी। तो व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहला कारण था अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट में हमने क्या समझा कि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है। कोई भी इंसान इस धरती पर मौजूद कोई भी इंसान अपने सारे वांट्स को एक ही बार में फुलफिल नहीं कर सकते हैं। उनको क्या है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए वेट करना पड़ता है, मतलब टाइम का, रिसोर्सेज का वेट करना पड़ता है। और जैसे जैसे रिसोर्सेज हम जनरेट कर पाते हैं वैसे वैसे हमारी वांट्स क्या है, और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो जाए आप कभी भी अपने वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वांट्स आपके हमेशा कैसी रहेंगी, अनलिमिटेड ही रहेंगी, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जाम्पल से हमें समझाया था कि आज से 20 साल 30 साल पहले जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं थी, आज वो चीजें हमें कैसे लगती है, नेसेसरी गुड्स की तरह लगने लगी है, ठीक है। तो हमारी वांट्स, रिसोर्सेज कैसे हैं, हमेशा लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स कैसी हैं, हमेशा अनलिमिटेड हो गई है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी जेब में आज 10 रुपए, तो 10 रुपए में बैठे बैठे आपको मन कर रहा है कि यार मेरे पास बाइक भी होनी चाहिए थी, और फिर आपको नेक्स्ट सेकंड आपके मन में आ रहा है कि यार मेरे पास कार भी होनी चाहिए थी। तो ये वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। आई होप इसका पहला आपको कॉज समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके कारण जनरेट होती है, अनलिमिटेड वांट्स के कारण। अब इसकी नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने अपने समझा था, इंट्रोडक्शन में हमने समझा था कि पहला हमारा अनलिमिटेड वांट था, दूसरा हमारे मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज। अच्छा रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं, संसाधन, ठीक है। अच्छा रिसोर्सेज की बात करें तो क्या क्या चीज हमारे पास रिसोर्सेज के रूप में हो सकती है, मनी कैन बी रिसोर्स, ठीक है। लैंड कैन बी रिसोर्स, लेबर कैन बी रिसोर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास रिसोर्सेस है। सेकंड हमने समझा कि हमारे जो रिसोर्सेस थे वो कैसे थे, स्केर्स थे, मतलब दुर्लभ थे। स्केर्स इसका मतलब क्या होता है, दुर्लभ, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केर्स। इसने क्या समझाया हमें, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इस अर्थ पे मौजूद है, ठीक है, वो सारी के सारी क्या है, लिमिटेड है, स्केर्स है। दिस गुड्स आर कॉल्ड स्केर्स बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। कहते हैं इनको स्केर्स बोला क्यों गया, इनको स्केर्स इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी जो डिमांड है ना वो हमेशा इसकी सप्लाई से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब हम डिमांड ज्यादा करते हैं बट उसकी सप्लाई उससे क्या है, थोड़ी कम ही रहती है, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। इन द In the word of McConnell, कहते हैं scarcity is a situation in which there is not enough of resources to meet all human needs। कहते हैं अगर हम मैकॉनेल के शब्दों में समझे तो scarcity का इन्होंने मतलब क्या समझाया, इन्होंने बोला scarcity एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या है, जो रिसोर्सेस हैं वो ह्यूमन वांट्स की सारी ह्यूमन वांट्स को क्या है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। क्यों फुलफिल नहीं कर सकते, क्या हम इतने रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते? अगर आज की डेट में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, मान लो कि मैं बहुत ज्यादा एजुकेशन को ले लूं या मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूं, तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। इसका मतलब तो फिर मैं एक टाइम के बाद मेरी जो वांट्स है वो खत्म हो जाएंगी? नहीं, कभी भी हमारी वांट्स खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले भी समझा था, मान लो अगर किसी की वांट्स कार की है तो कार मिलने के बाद वो क्या सोचता है, सॉरी बाइक है तो बाइक के बाद उसको क्या लगता है कि कार होनी चाहिए, कार के बाद उसको क्या लगता है कि यार मेरे पास अपना कोई पर्सनल प्लेन होना चाहिए, इसके बाद वो सोचता है चलो ये सब कुछ तो हो गया, मेरे पास क्या होना चाहिए, एक लग्जरी घर होना चाहिए। अगर तुम्हें वो भी मिल गया तो आप क्या सोचते हो कि आपके पास एक विला होना चाहिए, विला मिल गया तो फिर आप क्या सोचते हो कि यार आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, दो विला होने चाहिए। इस तरीके से हमारे जो वांट्स है बेसिकली वो क्या है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हम कितने भी रिसोर्सेज को जनरेट कर ले बट हम अपने वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, कॉज फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज स्केर्स मींस और लिमिटेड मींस। इसके बाद हमें तीसरा प्रॉब्लम हमने क्या समझा था, हमने समझा था रिसोर्सेज के दो फीचर होते हैं, कौन कौन से, पहला तो स्केर्स है और दूसरा कैसे है, ऑल्टरनेटिव यूसेस है। ठीक है, तो हमारा थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव यूसेस। ऑल्टरनेटिव यूसेस का मतलब क्या हो गया कि आप 10 रुपए को कितने अच्छी तरीके से खर्च कर पा रहे हो, है ना। जैसे 10 रुपए में अभी हमने समझा था कि आप 10 रुपए में एक पेंसिल भी परचेज कर सकते हो, 10 रुपए में एक नोटबुक भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, 10 रुपए किसी को आप डोनेट भी कर सकते हो, 10 रुपए आप किसी को बोरो भी कर सकते हो। ठीक है, या 10 रुपए के आप क्या कर सकते हो, अपने लिए कुछ फूड आइटम परचेज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव यूसेस है। किस चीज के, इस 10 रुपए के। और ये 10 रुपए हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है, स्केर्स रिसोर्सेस है। Another cause of economic problem is that the limited resources have alternative uses। इसने क्या समझाया कि जो अगला कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के कैसे यूसेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं। फॉर इंस्टेंस मिल्क इज ए स्केर्स कमोडिटी। ठीक है, मिल्क क्या है, स्केर कमोडिटी है जिससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे इसने बोला आप चीज बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, रसगुल्ला बना सकते हो, लेकिन आप क्या बनाना चाहते हो ये मैटर करता है। आप क्या बनाओगे जिससे आपकी जो ह्यूमन की जो वांट्स है वो क्या हो जाए, सॉरी ह्यूमन का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, सारे के सारे वांट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसने बोला क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूसेस है, अभी हमने इंट्रोडक्शन में समझा था, अल्टरनेटिव यूसेस आने के कारण ही क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे आई, 5 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, किसी एक को आप क्या करोगे, पिक करोगे, है ना। तो which want should be satisfied and which should not be, accordingly the society has to decide which wants are to be satisfied first and which is later। The problem, this is the problem of choice and the problem of choice leads to the problem of इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने समझे कि हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 कारण हैं वो कौन कौन से हैं। हमने समझा था अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स पहला कारण था। दूसरा कारण हमारे पास क्या था, पहला था अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा था स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, स्केर्स रिसोर्सेज। एंड थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूसेज। थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूसेज। इन 3 चीजों के कारण हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, इनको समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि कितनी होती है। अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक्स में तो कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम हमें बताई गई है, 3। ठीक है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी कितनी केंद्रीय समस्याएं हैं, 3। क्या क्या समस्याएं, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, किस चीज का उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस का हिंदी मतलब क्या होता है, उत्पादन, मतलब हमें किस चीज को बनाना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है,
क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, ये हमेशा क्या है, समस्या रही है। क्यों हमें इतना सोचना पड़ रहा है कि क्या बनाया जाए, क्यों बना, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, क्योंकि स्केर्स कैसे हैं, सॉरी रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज होंगे और वांट्स अनलिमिटेड होंगी तो हमें सोचना तो पड़ेगा ना कि हमें क्या बनाना चाहिए करके। तो इन तीन समस्याओं को हमें क्या करना है, आगे समझना है कि क्या क्या चीजें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं आगे। सबसे पहला चीज है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशन, ठीक है, क्या क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। ये क्या है, इसके दो डायमेंशन है जहां पे हमें बेसिकली इस समस्या के अंदर समझने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, कि हमें क्या गुड्स और क्या सर्विस को क्या है प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है मुझसे सारे गुड्स या सारे सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा कैसे हैं, स्केर्स है। शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या समझने जा रहे हैं, हम ये समझने जा रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, स्केर्स है। रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं, और उनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूसेज है। क्या है, ऑल्टरनेटिव यूसेज है। जब रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स हैं और ऑल्टरनेटिव यूसेज हैं, तो हमें सोचना तो पड़ेगा ना कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे ह्यूमन की जो वांट्स है वो क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। अभी हमने यहाँ पे समझा कि ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज क्यों हुई, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे, स्केर्स है। ईच इकोनॉमी हैज देयरफॉर टू मेक अ चॉइस एज टू विच वांट इट शुड सेटिस्फाई एंड विच वन इट शुड फोकस। हर एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि बेसिकली उसे कौन सी वांट्स को फुलफिल करना चाहिए और कौन सी जो वांट्स उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इट इन्वॉल्व टू फोल्डेड डायमेंशन, ठीक है, इसके क्या है, दो फोल्डेड डायमेंशन होते हैं। एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या है। वर्ड टू प्रोड्यूस में बहुत सारी चीजें ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे क्या है, हाउसिंग दी हुई है, हाउसिंग है, इसके अलावा क्या है, शॉपिंग है, ठीक है। ऐसे क्या हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें ये प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनकी क्या है, जो वांट्स है वो क्या है, मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई हो जाए। आगे समझते हैं इसमें क्या है। इट इन्वॉल्व टू फोल्डेड डिसीजन, कौन कौन से डिसीजन है इसको हम समझते हैं। द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, इकोनॉमी को क्या डिसाइड करना है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। फॉर इंस्टेंस विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, ट्रैक्टर आर टू बी प्रोड्यूस। जैसे हमें पता है हमारे पास गुड्स बेसिकली कितनी टाइप की कैटेगराइज है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। क्या होता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, इसका एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है। जैसे हम लोग अपने घरों में जितनी भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ये सारी के सारी कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे हमारे कितने बेसिकली शुगर हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक है, घर में हम जो फर्नीचर वगैरह यूज करते हैं ये सारी की सारी कैसे होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है। कैपिटल गुड्स क्या होती है, जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करी जाती है, जैसे मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी कैपिटल गुड्स होती है। तो हमारी इकोनॉमी में पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली चॉइस हैज आल्सो टू बी मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स लाइक राइफल, गन, टैंक एंड पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड और बटर। कितना सेकंड हमको ये भी यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमें पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए कि वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। देखो इतना कोई भी रेशन ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर सकता है कि अगर वॉर टाइम है तो वॉर टाइम के केस में हमें क्या करनी चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर राइफल्स की, गन्स की ज्यादा जरूरत है, तो हमें क्या करनी चाहिए, वॉर टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। अदरवाइज अगर पीस टाइम है तो हमें क्या करना चाहिए, पीस टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। ये क्या हमारी कुछ समस्याएं है जो कि हमें क्या करनी होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर समझनी होती है। सेकंड डायमेंशन में क्या कहता है, व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन
as to what goods or service are to be produced, then it has to decide about its quantity. सेकंड हमने समझा था कि what to produce ठीक है, लेकिन how much to produce, इसका भी जवाब हमें क्या है इसी समस्या के अंदर ढूंढना होता है. How much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced. कितना हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना कंज्यूमर गुड्स बनना चाहिए, कितना कैपिटल गुड्स बनना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, इफ एन इकोनॉमी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द क्लॉथ एंड वीट विद इन अ गिवन पीरियड एंड with limited means, then it will have to process loss of machines. ठीक है, इसने क्या बोला कि जैसे मान लो हमें पता है कि हमें कंज्यूमर गुड्स भी बनाना है, हमें कैपिटल गुड्स भी बनाना है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है उसने क्या करा, ज्यादा ध्यान दिया अपनी कंज्यूमर गुड्स बनाने पर. जब वो कंज्यूमर गुड्स को बनाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो कैपिटल गुड्स को नहीं बना पाएगी इतने अच्छे से, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक चीज को ज्यादा बनाने में प्रेफर करते हो तो इसका मतलब दूसरे के केस में आपको क्या है, वहां पर लॉस करना पड़ता है किस चीज का, प्रोडक्शन का. तो यहाँ पे हमें रेशनल होकर डिसीजन लेना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. ठीक है, एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समअप कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा क्या था. व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या पढ़ना था, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें 2 डायमेंशन में पढ़ना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करा जाए और कितना प्रोड्यूस करा जाए. ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके से प्रोड्यूस करे जाए कि हमारी मैक्सिमम वांट्स क्या है, सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, और ये वाली जो हमारी प्रॉब्लम है ये आ किस लिए है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं. फिर हमने समझा कि हर एक इकोनॉमी को क्या करनी होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से गुजरना होता है, जहां पे उसे ये देखना होता है कि हमें कौन सी अपनी जो वांट्स है उसको पहले सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन से वांट्स को बाद में सेटिस्फाई करना चाहिए. इसमें हमने क्या पढ़े थे, हमारे 2 फोल्ड डिसीजन थे. 2 फोल्डेड डिसीजन में हमने क्या पढ़ा था, पहले तो उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोड्यूस करा जाए. ठीक है, जैसे कि हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है. अब ये डिपेंड करता है कि बेसिकली अगर हमें कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा नीड है तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर हमें कैपिटल गुड्स की नीड है तो हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको देखनी होती है वॉर टाइम में, पीस टाइम में. ठीक है, कि वॉर टाइम में हमें बेसिकली टैंक्स की, राइफल्स की ज्यादा जरूरत होती है तो हम टैंक्स और राइफल को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. एंड अगर हमारा पीस टाइम है तो ब्रेड बटर के ऊपर क्या है, ज्यादा ध्यान देंगे. सेकंड डायमेंशन में हमने पढ़ा कि जब भी हम इस तरीके का डिसीजन लेते हैं तो हमें हाउ मच टू प्रोड्यूस ये भी डिसाइड करना होता है. जैसे अगर आप ज्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब आप कंज्यूमर गुड्स को कम ही प्रोड्यूस कर पाओगे. ठीक है, तो ये क्या है, पूरी की पूरी एक समस्या जो हमें व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर समझनी है. अब इसकी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, सेकंड क्या है हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि कैसे उत्पादन किया जाए. ठीक है ना, देखो कैसे उत्पादन किया जाए का मतलब क्या हुआ, कुछ हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मेन फोकस होता है कि वो लेबर के ऊपर ध्यान देती है, मतलब वो लेबर से प्रोडक्शन करवाती है. कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो क्या करती हैं, बेसिकली मशीनरी से ज्यादा प्रोडक्शन करवाती है. जैसे एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अगर एक चिप्स बनाने की बात करी जाए, ठीक है, तो जो चिप्स होते हैं वो तो लेबर बनाती है, लेकिन उसकी जो पैकिंग होती है वो मशीनों के द्वारा करी जाती है. अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाना चाहिए. तो अब इस पूरे पैराग्राफ को हम समझेंगे कि हमें क्या क्या है. हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या समझा कि बेसिकली हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक्स, एक लेबर इंटेंसिव होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव होती है. हाउ टू प्रोड्यूस, द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन. कि किस तरीके से हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. इसने बोला यहाँ पे जो मेन समस्या है वो किस चीज की है, चॉइस ऑफ टेक्निक की है. टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी की है. ठीक है, क्या लेबर भी एक टेक्नोलॉजी है, यस लेबर भी एक टेक्नोलॉजी होती है. ठीक है ना, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल ईदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन. इन्होंने क्या समझाया है, इन्होंने समझाया कि देखो किसी गुड्स को बनाने के लिए हो सकता है सिर्फ लेबर की ही जरूरत पड़ती हो, या किसी गुड्स को बनाने के लिए हो सकता है सिर्फ कैपिटल की ही जरूरत पड़ती है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज में हाइब्रिड मतलब दोनों चीज की भी क्या है, जरूरत पड़ सकती है. तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि क्लॉथ इज पॉसिबल ईदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन इज वेल. ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. इन्होंने क्या समझाया, देखो कहीं कहीं पे आपकी लेबर क्या है, ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है, कहीं कहीं पे आपकी कैपिटल भी ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है. तो इन्होंने बोला दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे एक छोटी सी चीज समझते हैं, अगर हमें क्या करना है, किसी को टीच करना है तो टीच करने के लिए मशीन का यूज तो नहीं कर सकते कि आपने मशीन से बोला कि चलो ठीक है पढ़ा दो. ठीक है, मशीन उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ा सकती. इसके लिए आपको क्या है, एक लेबर की, एक टीचर की ही, एक ट्यूटर की ही क्या है
नीड होती है। सेकंड, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सपोज करो हमें क्या करना है कि ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो क्या ऑपरेशन करने के लिए मशीन से ऑपरेशन करवा सकते? नहीं, उसके लिए किसी स्किलफुल डॉक्टर की ही जरूरत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि कहीं कहीं पे हमारी लेबर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल परफॉर्म कर सकती है, और कहीं कहीं पे दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या करता है, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे देता है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लीस्ट कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है किस चीज से आपकी कंसर्न है, एफिशिएंट यूसेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन, इन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि कम कीमत पे ज्यादा प्रोडक्शन। क्या? कम कीमत पे ज्यादा प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल। एंड ऑन द अदर हैंड लेबर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ पे कैपिटल का ज्यादा यूज करा जाता है इन कंपैरिजन टू लेबर। And an economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that productivity is raised and cost is lowered. इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक को यूज करा जाए। कौन सी टेक्निक मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दोनों में से कौन सी टेक्निक को यूज करा जाए जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, जबकि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। जिससे हमारा जो बेसिकली ऑप्टिमम या मैक्सिमम जो गोल्स है वो क्या है, अचीव हो जाए, ठीक है। एक बार पूरे को समअप कर लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या समझा कि जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है किस चीज की, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कहते हैं इसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पर लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि लेबर में कैपिटल का यूज नहीं हो सकता या कैपिटल में लेबर का यूज नहीं हो सकता, दोनों में साइमल्टेनियसली एक दूसरे का यूज हो सकता है। बट जो मोर फोकस होता है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का होता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एक इकोनॉमी को अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में यूज करने के लिए डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिससे हो क्या, आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, और आपके जो अल्टीमेट गोल है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है। ये हमें समझना था हाउ टू प्रोड्यूस में। अभी हमें क्या समझना है, इसकी थर्ड प्रॉब्लम समझनी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या समझनी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, पहली समस्या क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरी मतलब थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखो, ऑन टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। An economy cannot produce goods for all section of the society to the extent desired. कोई भी इकोनॉमी का मतलब इंडियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, कोई सी भी इकोनॉमी जो है वो सारे सोसाइटी के लिए गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है। ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने क्या बोला, अगर हम देखें हमारी जो इकोनॉमी होती है उसमें ब्रॉडली दो तरीके की सोसाइटी होती है, एक कौन सा होता है, रिच सेक्शन होता है, एक पुअर सेक्शन होता है, ठीक है ना। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर। इन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे गुड्स बनाते हो जो पुअर को क्या करते हैं, बेसिकली प्रमोट करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी। कहते हैं, आई एम सो सॉरी, कहते हैं यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने गुड्स ऐसा बनाया है जो पुअर के लिए ज्यादा फेवरेबल है, जैसे मान लो कि आप ब्रेड बनाने पे ध्यान देते हो, आप मिल्क बनाने पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि आप वाटर को कम से कम कीमत पे क्या है हर एक घर तक पहुंचा दो, आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने पे ध्यान दे रहे हो। इस केस में होता क्या है, कहता है आपका सोशल जस्टिस तो फुलफिल हो जाता है, और इनइक्वालिटी भी आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब इनइक्वालिटी को तो खत्म करना ही है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रोड्यूस प्रमोट इक्वालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, मतलब अगर हम पुअर के लिए गुड्स बनाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पे इसके क्या है, ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इसे समझते हैं। But there is a hidden cost of doing by producing goods for the poor. The profit of the producer would remain low. अगर हम गुड्स बनाते हैं पुअर के लिए तो यहाँ पे हिडन कॉस्ट होती है इन फॉर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स, कहते हैं जिसके कारण होता क्या है, जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पुअर्स के लिए गुड्स बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं लो प्रॉफिट वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ। कहता है इससे होता है क्या है कि सोशल जस्टिस फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, इक्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ के साथ क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी,
जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, और जो इकोनॉमी है वो लंबे समय तक क्या हो जाएगी, बैकवर्ड पोजीशन पे चली जाएगी, मतलब पीछे 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 और पीछे होती चली जाएगी। दस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वलिटी और जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ पे हमें यह समझना होता है कि एक नेशन के अंदर हमें सोशल इक्वलिटी चाहिए या जीडीपी ग्रोथ चाहिए। ये समस्या किसके अंदर पड़ी जाती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में मतलब आप रिच सेक्शन के लिए भी बना सकते हो, पुअर सेक्शन के लिए भी बना सकते हो। रिच सेक्शन के लिए बनाने के अपने फायदे अपने नुकसान है, पुअर सेक्शन के लिए बनाने के अपने फायदे अपने नुकसान है। तो क्या फिर हम रिच सेक्शन के लिए गुड्स बनाना छोड़ दें, यहाँ पुअर सेक्शन के लिए गुड्स बनाना छोड़ दें? नहीं, हम छोड़ किसी के लिए भी नहीं सकते। हमें यहीं पे रेशनल डिसीजन लेना है कि हमें किसके लिए गुड्स बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा क्या समझा कि सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, अगर हम गुड्स बनाते हैं पुअर के लिए, वहां पे इनइक्वालिटी को खत्म करता है और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि आपकी एक हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण उनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम होने लग जाती है, जो अल्टीमेटली कम जीडीपी ग्रोथ को दिखाता है, जिसके कारण हमारी क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो पीछे की तरफ जाने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि सोशल इक्वलिटी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो रिच सेक्शन के लिए गुड्स बनाओ, अगर आपको सोशल इक्वलिटी चाहिए तो पुअर्स के लिए गुड्स बनाओ। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन। अब हमें समझना है सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। ठीक है, क्या क्या इनकी समस्या है, मतलब अब अभी तक तो हमने सिर्फ क्या करी, समस्याएं समझी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। अभी हमें क्या समझना है, सिर्फ समस्या को समझना जरूरी है या उसके सॉल्यूशन को भी समझना जरूरी है? देखो, समस्याएं तो ऑलरेडी मौजूद है ना, हमें उनके क्या है, सॉल्यूशन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनके वन बाय वन सॉल्यूशन को समझेंगे। फर्स्ट वन इज, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, हमारी जो बेसिकली इकोनॉमी है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, पहले बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, दूसरा होता है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम वन बाय वन समझेंगे कौन सी मार्केट इकोनॉमी है, कौन सी हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, कौन सी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो मार्केट इकोनॉमी को ऑप्ट करती है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ऑप्ट करती है, और कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो आपकी बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाती है। सबसे पहली बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी को। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कैसी होती है, फ्री इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी होती है, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मार्केट इकोनॉमी में जो नेशंस होते हैं वो फ्री होते हैं कि वो कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है उनकी पोटेंशियल के ऊपर कि वो कितना अच्छा किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी कैसी है, फ्री इकोनॉमी है। कैसी है, फ्री इकोनॉमी है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होता है, फ्री होते हैं डिसाइड करने के लिए फॉर व्हाट एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में तो हम एक काम करते हैं, रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर देते हैं और अपनी जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कहते हैं ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजन, किस बेसिस पर अपने डिसीजन लेते हैं? यस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। अब ये सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट क्या होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस क्या होते हैं, जो अल्टीमेटली प्राइस को क्या करते हैं, डिसाइड करती हैं, किस अमाउंट पर गुड्स को बेचा जाएगा। ये क्या है, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई। ऑब्वियस है, ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन, हर एक प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि वो सिर्फ उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करे जिनके प्राइसेस क्या है, हाई होंगे। हाई प्राइस की वजह से होगा क्या, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन हाई, ठीक है, सेल्स हाई एंड वेल्थ हाई। ठीक है, इनके क्या है, अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, so that their profit are maximized because they are interested in maximizing their profit। ठीक है, being a producer, हर एक कोई ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दे विल अडॉप्ट दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और प्रीफर टू यूज दोज इनपुट द प्राइसेस ऑफ विच आर रिलेटिवली लो। अगर बात करी जाए हाउ टू प्रोड्यूस में, तो ये उन टेक्निक्स को अपनाने की कोशिश करेंगे जिनसे इनका क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। ठीक है, so that the cost of production is minimized. Also they will produce goods and services for those buyer who are willing to offer them better price। और साथ के साथ ये उन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो इनको अच्छा प्राइस दे सके। मतलब मार्केट इकोनॉमी को अगर हम सम अप करें या समझें तो ये मतलब हुआ, मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है जहां पे जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है डिसाइड करने के लिए कि वो गुड्स में बेसिकली किसके लिए बनाए, क्या बनाए और कैसे बनाए। तो कहता है कि अगर क्या बनाए, तो कहते हैं कि क्या बनाए कि अगर हम बात करें तो कहते हैं कि हमेशा उन गुड्स को बनाने की कोशिश करेंगे जिनमें इनका मार्जिन क्या होगा, हाई होगा।
मार्जिन क्या होगा इनका, हाई होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सी टेक्निक को अपनाएंगे, तो टेक्निक वो बनाएंगे अपनाएंगे जिसमें इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करें तो ये हमेशा उनके लिए गुड्स बनाएंगे जहां से इनको प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, जहां से इनको अच्छी क्या मिलेगी, डिमांड मिलेगी। तो ये मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी वाले अपने इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सम अप करते हैं, फ्री इकोनॉमी है। ठीक है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जहां पे इनका मार्जिन हाई होता है। हाउ टू प्रोड्यूस में ये उन टेक्निक को अपनाते हैं जहां पे इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं जो इनकी अच्छी डिमांड करके इनको अच्छा प्राइस क्या या एक प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें कि करंट में हमारी कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो मार्केट इकोनॉमी को अपनाती है, तो यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या है, मार्केट इकोनॉमी को ही ऑप्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं अच्छे, जितने भी हमारे बड़े या अच्छे ब्रांड आप कह सकते हो, वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करती है प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। वहां के जो लोग होते हैं या वहां के जो प्रोड्यूसर है या वहां के जो कॉर्पोरेशन है, वो क्या करते हैं, अपनी स्किल के बेसिस पर अच्छे प्रोडक्ट्स बना के उनका क्या करते हैं, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी जीडीपी को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मार्केट इकोनॉमी समझ में आ गया होगा कि क्या था। अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर। चलो बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। In a centrally planned economy, decisions relating to what, how, and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country. इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रली अथॉरिटी के द्वारा, जिन्हें अपॉइंट किसके द्वारा करा जाता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिसीजन है, क्या यहाँ पे भी प्रोड्यूसर फ्री है डिसीजन लेने के लिए, तो एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है। ऑल डिसीजन आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। हमारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आपको सोशल वेलफेयर को क्या है, मैक्सिमाइज करना है। मतलब आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कम्युनिटी है वो खुश रहे, मतलब उनका वेलफेयर इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। अनलाइक मार्केट इकोनॉमी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द कंसिडरेशन। कहते हैं मार्केट इकोनॉमी की तरह इनका जो मेन मुद्दा होता है या जो मेन इनका पर्सपेक्टिव होता है सोसाइटी को देखने का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। तो फिर क्या इनका वो होता है, सोशल वेलफेयर। ये क्या इनका प्राइम कंसर्न होता है कि कैसे भी करके आप अपनी सोसाइटी को खुश रखो। सोशल वेलफेयर क्या होता है इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल वेलफेयर। Those goods and services will be produced which the central authority finds as most useful for the society. ये उन गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि सबसे ज्यादा यूजफुल है सोसाइटी के लिए। जैसे छोटी सी चीज समझते हैं, एक सोसाइटी के लिए सिनेमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ब्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस है कि ब्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेड क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करेगी, लेकिन सिनेमा तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है। ये सेकेंडरी हो सकता है बट प्राइमरी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी जो गुड्स एंड प्रोड्यूस है वो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं सोसाइटी को देखते हुए, जो कि इसकी क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल दे सके, किसको, सोसाइटी को या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडॉप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल। ठीक है, उस टेक्निक को हमेशा यूज करा जाता है प्रोडक्शन के लिए जो कि सोशली यूजफुल है। इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है फॉर एग्जांपल लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी प्रिफर्ड। कहता है कि मान लो आपकी सोसाइटी में, आप एक ऐसा नेशन हो जहां पर आपके यहाँ पे मास अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या है, बेरोजगार है। तो ऑब्वियस है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएंगे, जिसके कारण वो क्या करे, वहां के लोगों को रोजगार दे पाएगी। विल बी प्रिफर्ड, कहता है सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस। कहता है अगर यहाँ पे ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, मान लो क्या हमारी यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई समस्या नहीं है, तो वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएगी। ठीक है, गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रिफरली फॉर दोज रेजिडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन इवन इफ लीड्स टू लॉसेस। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यूजुअली ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती है जो कि क्या करती है, जो लोग हैं उनके हंगर को खत्म करती है, स्टारवेशन को खत्म करती है। उनको ये मैटर नहीं करता है कि उनको ये अल्टीमेटली लॉस क्या करेगा, अकर करवाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो क्या है, सोशल वेलफेयर है। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट
द अल्टीमेट और सोल रीजन। ठीक है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमने क्या समझा, एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन है फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ का जो मेन मुद्दा होता है वो क्या है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका सोल कंसिडरेशन नहीं होता है। फिर हमने आगे इसमें समझा था कि बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी उन्हीं डिसीजंस को या उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करती है, नॉट डिसीजन, आई एम सॉरी, उन्हीं गुड्स को या उन्हीं सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है जिनके क्या हो, बेसिकली सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे किसको, सोसाइटी को। ठीक है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये किस तरीके से डिसीजन लेती है, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे डिसीजन लेती है, व्हाट टू प्रोड्यूस तो हम समझ गए कि क्या डिसीजन लेगी जो सोसाइटी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस में इन्होंने बोला कि अगर मास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होगी तो ये लेबर इंटेंसिव को अपना लेंगे। अगर हमारे यहाँ पे मास अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई समस्या नहीं है, मतलब आपके यहाँ पे प्रचुर मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपना लेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि उनके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इनके यहाँ की जो हमारी बेसिकली समस्या इन द केस, जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन इनके वहां पे काम है तो ये इनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। इनके यहाँ पे हंगर बहुत ज्यादा है तो इनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो उन गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कौन सी थी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की थी। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाती है या अभी रिसेंट में इनके ऊपर वर्क कर रही है, तो चाइना जो है ये क्या करती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है। चाइना के अलावा दूसरी कोई कंट्री, तो रसिया। ठीक है, रसिया भी क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ऑप्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें समझना है कि थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी है। अभी तक हमने कौन कौन सी समझी, अभी तक हमने समझी पहले हमने समझी कि मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, फिर हमने समझा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हमें क्या पढ़ना है, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ना है। मिक्स्ड इकोनॉमी combines the merit and avoids the demerit of market and centrally planned economies। क्या समझा इसने, मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो क्या करती है, मेरिट कंबाइन करते हैं, मेरिट एंड अवॉइड्स द डीमेरिट ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो, जब तुमने पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई कि यार दोनों ही इकोनॉमी में ना थोड़ी थोड़ी खराबियां तो हैं, है ना। चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, नुकसान है। तो कोई एक ऐसी इकोनॉमी को क्यों नहीं ऑप्ट कर लेते जिसमें क्या है कि दोनों क्या मेरिट उठा के दोनों के डीमेरिट को क्या कर दे, अवॉइड कर दे। तो कहता है ऐसी एक इकोनॉमी है जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड द डीमेरिट ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। Decision regarding what, how, and for whom to produce are taken on the basis of market forces. And what is market forces? Demand and supply are the market forces, as well as on the basis of social consideration. कहते हैं in certain area production producer are free to take their decision. कहते हैं with a view to maximization profit. In certain other cases decisions are taken entirely on the social consideration. क्या इसने बोला, इन्होंने बोला कुछ एक जगह तो ऐसी हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें क्या प्राइस चार्ज करना है। ठीक है, कैसे उनको गुड्स बनाना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर एक जगह पे ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करें, सपोज करो अगर हमें प्रोडक्शन करना है कार का, तो कार के जो प्रोड्यूसर है वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकते हैं क्योंकि कार एक लग्जरी आइटम है। लेकिन अगर हमें प्रोडक्शन करना है सॉल्ट का तो कहते हैं इस एक जगह पे नहीं आप कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे नेसेसरी गुड्स में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है और कहीं कहीं पे इंटरफेयर नहीं भी करते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल, इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, बट रेलवेज आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। The government provides these services at nominal rate so that poor people can afford to buy them। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसने बोला कि जितनी भी हमारी नेसेसरी गुड्स हैं बेसिकली वो क्या है, हमेशा एक कंट्रोल्ड प्राइस पे बनाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें हमारी लग्जरी गुड्स की, तो उस केस में हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फ्री होते हैं अपना प्राइसेस को अपने आप से डिसाइड करने में। हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें तो कहता है हाउ टू प्रोड्यूस में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि मास एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप क्या करो, लेबर इंटेंसिव को अपना लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बिजनेस इस नेचर का है कि वहां पे लेबर अगर आप लगाते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आने वाला है, तो फिर आप कैपिटल इंटेंसिव को भी अपना सकते हैं। And third one, for whom to produce, it is totally depend upon the situation। ठीक है, कि किस तरीके की आपकी नेशन में स्थिति बनी हुई है। अगर आपकी नेशन में इस तरीके की स्थिति है कि कोई वॉर टाइम नहीं है, पीस टाइम है, तो आप हमेशा क्या करो, पीस टाइम के हिसाब से गुड्स बनाओ, अदरवाइज वॉर टाइम के हिसाब से गुड्स बना दो। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि यार
हमारी जो नेशन है, मतलब हमारा जो इंडिया है, वो कौन सी इकोनॉमी में फॉलो करता है, सेंट्रली प्लान्ड, मिक्स्ड, या फिर हमारी मार्केट इकोनॉमी में? तो ऑब्वियस है कि जो हमारी इंडिया है वहां पे, यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी काम करती है, यहाँ पे करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हमने क्या करे हुए हैं, दोनों नेशन के, सॉरी, दोनों तरीके की इकोनॉमी को, फायदे को हमने क्या करा, पिक करा, और उनकी जो डीमेरिट्स है उनको क्या करा, अवॉइड करा। ठीक है, इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है या हमारे यहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या था, मिक्स इकोनॉमी। इंडिया कौन सी इकोनॉमी को अपना रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। आई होप आप लोगों को तीनों तरीके की इकोनॉमी समझ में आ गई होगी कि क्या क्या होती है। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, कितनी तरीके की होती हैं। फिर हमने ये मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम होने के। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम उसको बेसिकली कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, पीपीसी के बारे में पढ़ना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इसके बाद हमें ये पढ़ने हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, ये हमें क्या पढ़ने हैं, इसके सेकंड पार्ट में पढ़ने हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, शिफ्टिंग या फिर रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, किसके कारण शिफ्टिंग या फिर रोटेशन होती है, किसकी, पीपीसी कर्व की, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें इसमें आगे पढ़ना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड लास्ट में हमें पढ़ना है इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या हमारा पूरा फ्रेमवर्क है पूरे चैप्टर का। ठीक है, जो कि हमें सेकंड पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एंड थैंक यू सो मच।